नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका साइकोलॉजी की क्लास में स्वागत है। अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी की क्लास में जो हम वंशानुक्रम के सिद्धांतों के बारे में चर्चाएं कर रहे थे, उनके बारे में पढ़ेंगे आगे। एक बात और क्लियर कर दूं मैं, कई विद्यार्थियों को संशय होगा कि कौन सी क्लास की वीडियो है। तो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड, बीए बीएड, जितनी भी ये टीचर ट्रेनिंग की क्लासें हैं, उन सभी क्लासों में साइकोलॉजी एक अहम पार्ट है। और साइकोलॉजी में जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ वो सारे के सारे कंबाइन हैं, सभी के लगते हैं वो। ठीक है, तो ये संशय में ना रहें, इस भ्रम में ना रहें कि कौन सी क्लास नहीं बताते सर, कौन सी क्लास शुरू कर रहे हैं। सभी क्लासों में है ये, और इसी कारण से सभी क्लासों में होने के कारण से हमने शुरुआत से मनोविज्ञान के उद्देश्य से शुरू की है एक अपनी क्लास में। हम आगे पढ़ रहे थे वंशानुक्रम के सिद्धांतों में। वंशानुक्रम में हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान में। देखिए, वंशानुक्रम के सिद्धांतों में हमारा अगला सिद्धांत था मौलिक गुणों का सिद्धांत। मौलिक गुणों का, इस मौलिक गुणों के सिद्धांत के बारे में हम चर्चाएं करें तो मौलिक गुणों के सिद्धांत को देने वाले थे मेंडल। कौन थे? मेंडल थे। इसके प्रतिपादक कौन थे? प्रतिपादक मेंडल थे। और इन्होंने, ये जो निवासी थे, निवासी चेकोस्लोवाकिया में जो एक चर्च होता है, उस चर्च में पादरी का काम करते थे। और इन्होंने जो प्रयोग किया था मटर के दानों पर। मटर के दानों पर प्रयोग किया था, मटर के पौधों पर प्रयोग किया, दानों पर, या मैं यहाँ लिखूं पौधों पर। अब देखिए, इनमें से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सामान्य रूप में कई बार कि मौलिक गुणों का सिद्धांत किसका है, इसके प्रतिपादक कौन है? मेंडल है। अब मेंडल कहाँ के निवासी थे? चेकोस्लोवाकिया के थे। किस काम करते थे? चर्च में पादरी का काम करते थे। और प्रयोग किस पे किया था? मटर के दानों पर प्रयोग किया था। इनके सिद्धांत में देखिए, इन्होंने जो प्रयोग किया था, उस प्रयोग में इन्होंने बताया था दो तरह के पौधे लिए थे। एक तो लंबे थे और दूसरे बौने पौधे थे। लंबे पौधों को लिया और दूसरे कौन से थे? बौने थे। लंबे और जो बौने पौधे थे, उन दोनों को उन्होंने बोया। तो बोया जो, तो उनसे जो उत्पत्ति जो हुई वो औसत किस्म की उत्पत्ति हुई। किसकी हुई? औसत किस्म की। मैं यहाँ कहूँ, इनको जब बोया गया तो औसत, या फिर मैं इसको दूसरा नाम दूँ, संकर किस्म। संकर यानी मिली जुली। औसत या संकर किस्म के पौधों की उत्पत्ति हुई। और जब इनको अगली पीढ़ी में बोया गया, तो तीन प्रकार से, यानी 25% जो थे वो लंबे पौधों की उत्पत्ति हुई, और 25% बौने पौधों की उत्पत्ति हुई, और 50% औसत की हुई। दूसरी पीढ़ी में कितने हुए? 25% लंबे, 25% बौने और 50%
औसत की। और फिर इन 50% औसत वालों को एक बार पुनः बोया गया तो 50% लंबे पौधों की उत्पत्ति हुई और 50% बोनों की। ये तीसरी कितनी पीढ़ियां हो गई? 3 पीढ़ियां। ये है हमारी प्रथम पीढ़ी। ये है प्रथम पीढ़ी की उत्पत्ति। ये है हमारी द्वितीय पीढ़ी की उत्पत्ति और ये है हमारी तृतीय पीढ़ी की उत्पत्ति। ये 3 है। सबसे पहले इन्होंने 2 समान प्रकार के अलग अलग, यानी समान नहीं, अलग अलग प्रकार के लिए पहले कुछ लंबे पौधे थे और कुछ बौने पौधे थे। इसको समझिए। पहले कई बार इनमें पूछ लिया जाता है, पहले लंबे और बौने 2 प्रकार के उन्होंने जो पौधे बोए, उन पौधों के बोने से जो उत्पन्न जो किस्म हुई, उत्पत्ति जो हुई, वो उत्पत्ति हुई औसत प्रकार की, या फिर उसको हमने दूसरा नाम क्या दिया? संकर पीढ़ी। ये थी हमारी कौन सी पीढ़ी? ये थी हमारी प्रथम पीढ़ी की उत्पत्ति। आगे चल कर के ये हमारी हो जाएगी द्वितीय पीढ़ी की उत्पत्ति और ये हो जाएगी हमारी तृतीय पीढ़ी की उत्पत्ति। समझाने का क्या प्रयास करता है? देखिए, जब लंबे और बौने बोए गए तो औसत आए या संकर किस्म के हुए, और जब संकर किस्म या औसत के जब बोए गए तो कुल हमारा 100% होता है। उस 100% में से 25% तो लंबे और 25% बौने आए। कौन सी पीढ़ी में? दूसरी पीढ़ी में। और 50% हमारे क्या थे? औसत थे। उसके बाद 50% को फिर एक बार पुनः बोया गया तीसरी पीढ़ी में। पहली पीढ़ी में तो औसत या संकर के थे, दूसरी में 25 बौने और 25 लंबे और 50 क्या थे? औसत थे। जबकि हमने पूरा कितना बोया था? 100% तो औसत बोया था। उसके बाद जो 50% फिर औसत बोए गए तो उसमें 50% लंबे और 50% बौने पौधों की उत्पत्ति हुई। ये हमारी तीसरी पीढ़ी में। ये प्रयोग करके मेंडल ने साबित किया कि जिस तरीके से यहाँ इन पौधों की प्रक्रियाएं होती हैं, उसी तरीके से प्राणी की भी कहीं ना कहीं कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि आगे से आगे की पीढ़ी में बदलती जाती हैं। इसका कहने का तात्पर्य कि सबसे पहले जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी को अगर हम आगे की जो अगली पीढ़ी आएगी, उस पीढ़ी में कहीं ना कहीं परिवर्तन दिखाई देगा। अब यहाँ लंबे और बौने बोए गए थे तो यहाँ औसत की उत्पत्ति हुई थी, औसत थे। अब औसत को दोबारा बोया गया तो 25 लंबे और 25 क्या थे? बौने थे। 50 क्या थे? औसत थे। जबकि यहाँ पे 100% लंबे और बौने नहीं थे। अब जब यहाँ उन 50% को बोया गया तो यहाँ पे 50% लंबे और 50% किसकी उत्पत्ति हुई? बौनों की उत्पत्ति हुई। 50% तो लंबे पौधों की उत्पत्ति हुई और 50% बौने पौधों की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो पहली पीढ़ी में था वो दूसरी पीढ़ी में नहीं है, जो दूसरी में था वो तीसरी में नहीं है। तो यहाँ पे तो हम समझ सकते हैं कि कई बार जो हमारे माता पिता हैं, मैं यहाँ इससे जोड़ करके बताऊँ, उस माता पिता के गुण अपनी संतानों में चले जाते हैं। अब वो पूर्ण रूप से नहीं जाते। जो हमने ऊपर सिद्धांतों में चर्चाएं की, उन सिद्धांतों से भी कहीं ना कहीं ये मेलजोल खाती हुई बातें हैं। जो माता पिता के गुण हैं वो हमारी संतानों में आए, और कई बार प्रथम पीढ़ी के जो गुण, यानी जो शुरुआती दौर के जो गुण हैं, प्रथम पीढ़ी के गुण हैं, वो कौन सी पीढ़ी में दिखाई दे दिए? पूर्ण रूप से तीसरी पीढ़ी में दिखाई दे दिए। ये क्या कारण है? माता पिता के मान के चलिए संतानों में उत्पत्ति, माता पिता की जो संतानोत्पत्ति हुई, उस संतानोत्पत्ति में तो माता पिता के गुण आ गए, चलो ठीक है। लेकिन प्रथम पीढ़ी के जो गुण हैं वो संतानोत्पत्ति में आए। ये कहाँ तक सत्य है? ये देखिए कि कई बार कुछ ऐसे गुण जो होते हैं, जो गुण हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? दादा दादी से प्राप्त होते हैं या नाना नानी से प्राप्त होते हैं,
ये जो गुण प्राप्त होते हैं, ये ही मैं यहाँ कहूँ कि ये तो हमारे हैं दादा दादी, और ये ही पीढ़ी जो हमारी है नाना नानी, और ये जो हमारी जो तीसरी पीढ़ी है, यहाँ कहूँ कि पोता है या दोहिता है। इनमें जो गुण मिले वो ही कौन सी पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी वाले किस में आए हैं, फिर तीसरी पीढ़ी में उत्पत्ति, उन गुणों की उत्पत्ति हुई। तो ये ही प्रयोग करके मेंडल ने साबित किया कि कुछ गुण ऐसे होते हैं जो कि प्रथम पीढ़ी से तृतीय पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये बदलते भी रहते हैं। ये सिद्धांत था मौलिक गुणों का सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया था? मेंडल के द्वारा दिया गया था। पूछा जाता है मौलिक गुणों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मेंडल है। कई बार सीधा भी पूछ लिया जाता है कि मटर के पौधों पे या मटर के दानों पे प्रयोग करने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक ये विद्वान थे? उस विद्वान का नाम क्या है? मेंडल है। और सीधा पूछ लिया जाता है कि मौलिक गुणों का सिद्धांत भी किसका है? मेंडल का प्रतिपादक। निवासी कहाँ के? एक बार और निगाहें डाल लीजिए। चेकोस्लोवाकिया के थे, चर्च में पादरी का काम करते थे, और प्रयोग किस पे किया था? ये इंपॉर्टेंट है, मटर के दानों या पौधों पर प्रयोग किया था। ये हमारा सिद्धांत कौन सा है? मौलिक गुणों का सिद्धांत। वंशानुक्रम में ये सिद्धांत हमारे यहाँ पे पूर्ण होते हैं। इसके बाद हम आगे चर्चाएं करते हैं। वंशानुक्रम का जो एक रूप है वो हमारा यहाँ पे पूर्ण होता है। वंशानुक्रम के बारे में हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा हमने वंशानुक्रम में मानव का जो जीवन है उस जीवन की शुरुआत के बारे में पढ़ा। उस जीवन की शुरुआत के बारे में बाद में मानव के शरीर और लिंग का निर्माण पढ़ा, और उसके बाद में हमने जो लिंग का निर्धारण है वो माता पिता से कौन से गुणसूत्रों से होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद वंशानुक्रम के सिद्धांतों के बारे में हमने एक एक सिद्धांत के बारे में अच्छे तरीके से जानकारियाँ जुटाई। उसके बाद में देखिए मैंने दो चीज़ें बताई थी आपको शुरुआत में कि एक तो है वंशानुक्रम और दूसरा हमारा क्या है? वातावरण। अभी तक जो हमने चर्चाएं की है वो केवल और केवल किस पे की है? वंशानुक्रम पे। हम बात किसकी कर रहे हैं? बालक के विकास की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? बालक के विकास के। टॉपिक को मत भूलिएगा। बालक के विकास का पहला जो क्रम है वो वंशानुक्रम है। मैंने कहा कि बालक का जो विकास है वो दो चीज़ों पे निर्भर रहता है, एक तो वंशानुक्रम पे निर्धारित रहता है और दूसरा वातावरण पे निर्धारित रहता है। तो वंशानुक्रम के बारे में हमने पढ़ा है। अब हमारे पास रहता है वो दूसरा जो उसका नाम है वातावरण। वातावरण के बारे में देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन किसे कहते हैं? वातावरण। क्या है वातावरण? हमारे जो हम पढ़ते थे पर्यावरण की परिभाषाएं पढ़ते थे कि हमारे चारों तरफ फैली हुई वे आकृतियां जो हमें प्रभावित करती हैं, वे वस्तुएं जो हमें प्रभावित करती हैं, वे तत्व जो हमें प्रभावित करते हैं, वे तत्व जो हमें प्रभावित करते हैं, वे वस्तुएं जो हमें प्रभावित करती हैं, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? वातावरण कहलाती हैं। अब वातावरण में बहुत सी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। अगर वैसे हम एक सही स्वरूप में देखें, मैं एक बात वापस दोहरा रहा हूँ कि 20वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी से वर्तमान तक का जो मनोविज्ञान है वो किसका है? व्यवहार का विज्ञान है। और वैसे व्यवहार, वैसे वाटसन, वैसे वुडवर्थ ने कहा था कि जो प्राणी का व्यवहार है वो ही क्या है? मनोविज्ञान है। और यहाँ पे हमने व्यवहार को किसके साथ जोड़ा था? वातावरण के साथ जोड़ा था। तो प्राणी का जो व्यवहार है, जिस व्यवहार को बहुत सी ऐसी वस्तुएं, बहुत से ऐसे तत्व, बहुत सी ऐसी सामग्रियां जो प्रभावित करती हैं, मैं कहूं कि प्राणी के चारों ओर पर्यावरण की जो हम 5वीं 6ठी सामाजिक विज्ञान की क्लास में पढ़ते थे, पहले ही लेसन में आता था कि पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण हमारे चारों ओर फैली हुई वे आकृतियां जो हमें प्रभावित करती हैं पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण या फिर वातावरण कहलाता है। उस वातावरण के बारे में हम चर्चाएं करें तो देखिए, सबसे पहले
समझ में आया वातावरण किसे कहते हैं? अच्छे से आ गया होगा, कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं। वो चीज़ें जो हमें प्रभावित करती हैं, जन्म से ही प्रभावित करती हैं। बालक जन्म लेता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो जन्म से पहले भी प्रभावित करती हैं। देखिए, सब एक परिभाषा लिखते हैं वातावरण में वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार पिछली बार रीट के एग्जाम में परिभाषा आई थी वातावरण की। बहुत से लोगों ने कभी बुद्धि की, कभी व्यक्तित्व की और अधिगम की सारी परिभाषा याद कर ली थी, लेकिन एक परिभाषा आई थी वातावरण की, जिसको नहीं पढ़ा था। देखिए, वुडवर्थ के अनुसार वे सभी तत्व जो हमें जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं, वातावरण कहलाते हैं। अब देखिए, समझने वाली बात है कि मैं यहाँ लिखूँ, एक इसको सुधार करूँ कि हमारे चारों तरफ फैले वे सभी तत्व जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं, क्या कहलाते हैं? वे सभी क्या, किसका रूप है? वातावरण का रूप है। अब प्राणी का जन्म हुआ सबसे पहले, यानी मैं कहूँ कि गर्भावस्था में। गर्भावस्था के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे, तो गर्भावस्था में हमने पढ़ा था कि एक तो हमने जो पढ़ा था अभिमन्यु के बारे में पढ़ा था, अभिमन्यु की कहानियों के बारे में। लेडी हरलॉक ने कहा था, लेडी हरलॉक जो थी, लेडी हरलॉक कहती है अभिमन्यु की कहानी, और एक दूसरी सुखदेव मुनि के बारे में बताती है। इन दोनों के बारे में बताया था। वैसे तो बाल विकास, बाल मनोविज्ञान का जो, वैसे तो बाल मनोविज्ञान जो है, उस बाल मनोविज्ञान की शुरुआत पेस्टालॉजी ने की थी, लेकिन उस बाल मनोविज्ञान से बाल विकास का जो दौर था, उस बाल विकास के दौर को बदलने वाली श्रीमती लेडी हरलॉक का ही नाम आता है। और उन्होंने कहा था कि बालक का विकास है, जन्म के बाद तो चलता ही रहता है। ये तो सभी विद्वानों ने मानी थी, लेकिन हरलॉक ने कहा था कि बालक का विकास जन्म से पहले भी प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे हमें वो चीज़ है, वुडवर्थ ने कहा है कि हमारे चारों तरफ फैले वे सभी तत्व जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं, क्या कहलाते हैं? वातावरण। सारे तत्व, जितने भी तत्व हैं इस सृष्टि में, वो सारे के सारे तत्व जो हैं वो प्राणी को प्रभावित करते हैं, और कब? जन्म से लेकर के मृत्यु तक प्रभावित करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? वातावरण कहलाते हैं। उसके बाद में दूसरी जो परिभाषा है, दूसरी परिभाषा आई थी पिछली बार, यही आई थी जिम्बर्ट के अनुसार। जिम्बर्ट के अनुसार हमारे चारों तरफ फैले वे सभी वस्तुएं जो हमें जीवन पर्यंत प्रभावित करती है, वातावरण का रूप ही कहलाती हैं। देखिए साथियों, ये परिभाषा पिछली बार पूछी गई थी, इंपॉर्टेंट परिभाषा है जिम्बर्ट की। वैसे तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। जिम्बर्ट के अनुसार, ऊपर जो हमने पढ़ा था वुडवर्थ के अनुसार, हमारे चारों तरफ फैले हुए सभी तत्व, जो सभी तत्व हैं जो हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमें प्रभावित करते हैं, क्या कहलाते हैं? वातावरण। इसने कहा कि हमारे परिभाषाएं लगभग सेम रूप होता है, थोड़ा सा इनको समझने की आवश्यकता होती है। हमारे चारों तरफ फैले हुए सभी वस्तुएं, यहाँ क्या नाम दिया इसने? वस्तुओं का। यहाँ क्या दिया? तत्वों का। यहाँ तो कहा इसने जन्म से लेकर के मृत्यु तक, लेकिन इसने क्या कहा? जीवन पर्यंत। जन्म से मृत्यु तक या फिर जीवन पर्यंत। प्राणी जैसे जैसे भी जन्म लेता है, उस जन्म से लेकर के मृत्यु तक या जीवन, उसका जीवन प्रारंभ होता है,
उस जीवन पूरे जीवन पर्यंत उससे प्रभावित रहता है, वही क्या कहलाता है? वातावरण कहलाता है। किन किन के अनुसार है ये? पहला तो है वुडवर्थ के अनुसार, दूसरा कौन सा है? जिम बर्ट के अनुसार। ये वातावरण में पढ़ते हैं हम। अब देखिए वंशानुक्रम के बारे में हमने चर्चाएं की है, वातावरण के बारे में भी हमने चर्चाएं की है। अब देखिए क्वेश्चन आता है हमारा कि बालक के विकास को प्रभावित करता है। ए आंसर है वंशानुक्रम, बी आंसर है वातावरण, सी उपयुक्त दोनों, डी ऑप्शन है वंशानुक्रम वातावरण उपयुक्त दोनों, या फिर मैं यहाँ लिखूं दोनों नहीं। साधारण सा क्वेश्चन है, समझने में दिक्कत आई तो फिर मान के चलिए हमारा क्वेश्चन गलत हुआ। ऐसे क्वेश्चन हम देखते ही नहीं है, बिना देखे ही सीधा का सीधा ही टिक करते जाते हैं कि कौन सा सही होगा। बालक के विकास को प्रभावित करता है वंशानुक्रम, वातावरण उपयुक्त दोनों नहीं। बालक के विकास को मैं यहाँ एक शब्द और जोड़ूं, बालक के विकास को थोड़ा सा इसमें मैंने कमी छोड़ दी, सर्वाधिक प्रभावित करता है। बालक के विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है वंशानुक्रम, वातावरण उपयुक्त दोनों नहीं। तो हमारा लगभग 80% आंसर यहाँ तक जाता है कि उपयुक्त दोनों होंगे, वंशानुक्रम भी होगा और वातावरण भी होगा, जबकि ये कहीं ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों में एक अंतर है। पीछे कई वर्षों पहले जो वंशानुक्रम और वातावरण जो थे उनमें जो प्रधान कारक था, प्रधान कारक पहले तो माना जाता था वंशानुक्रम को, लेकिन अब वर्तमान में जो माना जाता है वो वातावरण को माना जाता है। किसको माना जाता है? वातावरण को। मैंने कहा कि कब से माना जा रहा है, ये भी एक संशय है कि 20वीं सदी में हम पढ़ते हैं। 20वीं सदी में किसकी शुरुआत हुई थी? 20वीं सदी में वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान की शुरुआत हुई थी। 20वीं सदी में व्यवहार का विज्ञान हमने कहा था। अब 20वीं सदी से पहले की अगर हम बातें करें तो प्रधान कारक कौन सा रहा होगा? वंशानुक्रम रहा होगा। वंशानुक्रम में क्या था 20वीं सदी से पहले की हम चर्चाएं करें? वंशानुक्रम रहा है कि जैसे माता पिता हैं वैसी उसकी क्या है? संतानें हैं, उनको में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता। ये तो 20वीं सदी से पहले की बात हुई। अब 20वीं सदी के बाद की बात करें, व्यवहार के विज्ञान के ऊपर हम चर्चाएं करें तो यहाँ पे वाटसन ने कहा था, आपको परिभाषाएं याद होनी चाहिए। परिभाषाएं कहीं ना कहीं कि एक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए विचार हैं, वो विचार ही परिभाषाओं का रूप ले लेते हैं। वाटसन ने कहा था कि मुझे एक शिशु दो, बार बार बता रहा हूँ, मुझे कई बार सर्वाधिक बार पूछी गई परिभाषा है, मुझे एक शिशु दो, उसे मैं चोर, डाकू, इंजीनियर, वकील कुछ भी बना सकता हूँ। अब यहाँ देखिए थोड़ी सी समझने वाली बात है, थोड़ी सी हटकर के बात कर रहा हूँ कि वंशानुक्रम जो है जैसे माता पिता वैसी उसकी क्या है? संतानें हैं। ये तो बात कही थी वंशानुक्रम में, लेकिन कब कही थी? जब ये प्रधान कारक था। और ये वंशानुक्रम प्रधान कारक कब था? वंशानुक्रम प्रधान कारक था वातावरण से पहले। और वातावरण कब माना गया? 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में वाटसन ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, और व्यवहार के बारे में इन्होंने कहा था कि मुझे एक शिशु दो, उसे मैं चोर। अब ये कैसे बना सकता? अगर यहाँ वंशानुक्रम पर भावी होता तो क्या वो चोर, डाकू, इंजीनियर, वकील कुछ भी बना सकता था? नहीं बना सकता था। उसने क्या देखा? उसने व्यवहार को देखा। उसने किसको देखा? उसने वातावरण को देखा। अब जब वातावरण को उन्होंने देखा, प्रयोग साबित किया, विज्ञान का रूप आ गया था, मनोविज्ञान में प्रयोग होने प्रारंभ हो गए थे, मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय बन गया था, मनोविज्ञान एक व्यवहार के रूप में जाना जाने लगा था। उसके बाद में एक स्थायी रूप ले लिया था मनोविज्ञान ने। क्या उसके बाद
प्रधान कारक फिर हमने किसको मानेंगे, वंशानुक्रम को मानेंगे या वातावरण को मानेंगे? तो हमारे पास वर्तमान में जो प्रधान कारक है वो कौन सा है, वातावरण। तो इस दोस्तों इस ऐसा क्वेश्चन एक सामान्य क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं, ऐसा ही आएगा, ये भी ध्यान रखना। तो बालक के विकास को प्रभावित कौन करता है, सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है, वातावरण करता है, न कि वंशानुक्रम। बदलाव भी हो सकता है, जिसके माता पिता जैसे हैं वैसी उसकी संतानें, वर्तमान में जीवन तो ले लिया उन संतानों ने, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि उन संतानोत्पत्ति जो हुई है, उन संतानोत्पत्ति में परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो ये जो हमारा जो स्वरूप है, इसमें जो प्रधान कारक होगा वो किसको माना जाएगा, वातावरण को माना जाएगा। लेकिन इससे पहले, इस स्वरूप से पहले किसको माना जाता था, वंशानुक्रम को माना जाता था। अब हमारा ये जो स्वरूप है वंशानुक्रम का पूरा होता है। अभी हमने किसका शुरू किया है, वातावरण का शुरू किया है। अब वातावरण किसे कहते हैं ये अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। थोड़े से सारांश में मैंने आप लोगों को बताया है, हमारे चारों तरफ फैली हुई व्याकृतियाँ जो हमें प्रभावित करती हैं वही क्या कहलाता है, वातावरण कहलाता है। जो पर्यावरण में आप लोग पढ़ते आए हो हमेशा से, उससे पहले हमने वंशानुक्रम के बारे में पढ़ लिया। अब क्या है कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।